हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया और विधि को, और दूसरे वीडियो में राष्ट्रपति को हटाए जाने के लिए संसद में आने वाले महाभियोग के बारे में अध्ययन किया था। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया थी जो राष्ट्रपति के खिलाफ सदन के किसी भी सदन में लाई जा सकती थी, लोकसभा या राज्यसभा के अंदर। उस राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई है। आज जो हमारा विषय है वो ये है कि हमारे जो केंद्र के राष्ट्रपति हैं, सत्ता के केंद्र में, उनको क्या क्या शक्तियां संविधान द्वारा प्रदान की गई हैं। मोटे तौर पर राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। ये कितनी भी बार पुनर्निर्वाचन के योग्य होते हैं, आपको बता दिया था कि राष्ट्रपति दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार चुनाव लड़ सकते हैं, पुनर्निर्वाचन के योग्य होते हैं। और अनुच्छेद 59 के अनुसार जो इनका वेतन है और जो इनको भत्ते मिलते हैं वो इनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते। जब उन्होंने शपथ ली है, जो उनका वेतन है वो वेतन उनके पूरे कार्यकाल के दौरान कम नहीं हो सकता। वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उनका जो वेतन है वो 5 लाख रुपए है। इसके अलावा उनको आवास की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा और अन्य भत्ते जो समय समय पर निर्धारित किए जा रहे हैं संसद द्वारा, वो मिलते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, इस कारण वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का सर्वोच्च व्यक्ति है। इसके साथ साथ वो देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख कमांडर भी होता है। प्रमुख सेनापति है देश का, तीनों सेनाओं का वो अध्यक्ष भी है। अब राष्ट्रपति जी की शक्तियों को हम कुछ भागों में बांट करके इसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम आते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है ये कार्यपालिका के संबंध में राष्ट्रपति को कुछ नियुक्तियां करने का अधिकार है। वो नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा ही की जाती है। सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री और उनकी सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, जो प्रधानमंत्री की सलाह के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति का अधिकार है। प्रधानमंत्री को एक नियुक्ति पत्र मिलता है राष्ट्रपति की ओर से और वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री होता है अ निर्वाचित, ब नियुक्त, स मनोनीत, द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो नियुक्त होता है, राष्ट्रपति जी द्वारा नियुक्त होता है। और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है और देश के समस्त हाई कोर्ट्स, उच्च न्यायालय जो हैं, उनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीश
इनकी नियुक्ति का अधिकार भी हमारे राष्ट्रपति जी के पास में है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर देश के सर्वोच्च न्यायाधीश, कुछ सीनियर जो जज हैं उनकी सलाह से, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ साथ देश के समस्त उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चीफ ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो भारत के हैं, सीएजी, जो देश के समस्त अकाउंट की छानबीन करते हैं, खातों की जांच करते हैं, उनकी नियुक्ति देश के मुख्य अकाउंटेंट कह सकते हैं हम उनको, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। भारत के महान्यायवादी, देश की सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भारत सरकार के जो एडवोकेट जनरल है, भारत सरकार के जो वकील होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर द्वारा होती है। इसके अलावा कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा अन्य जो भी चुनाव आयुक्त थे, उन समस्त की नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा ही की जाती है। देश के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आयोग बने हुए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, इनकी जो समस्त नियुक्तियां हैं वो भी हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। तो कार्यपालिका संबंधी जो अधिकार हैं राष्ट्रपति जी के, वो ये हैं जो मैंने आपको बताया, मुख्य मुख्य अधिकार हैं जिसकी नियुक्ति का अधिकार हमारे देश के राष्ट्रपति को है। इसके अलावा जो विदेशों से राजदूत भारत में आते हैं, उनके जो नियुक्ति पत्र हैं उनको स्वीकार करना, और भारत के राजदूत जो अन्य देशों में जाते हैं उनको नियुक्ति पत्र देना, यह काम भी हमारे राष्ट्रपति जी का है। राजदूतों की नियुक्ति करना और उनकी अन्य देशों के राजदूतों की नियुक्ति को स्वीकार करना, ये जो कार्य थे वो कार्यपालिका संबंधी कार्य हैं जो देश के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, जो अधिकार कार्यपालिका संबंधी। अब आगे हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति जी के विधायिका संबंधी अधिकार। कार्यपालिका संबंधी अधिकारों के पश्चात विधायिका या व्यवस्थापिका के संबंध में जो अधिकार उनको प्राप्त हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि राष्ट्रपति जी के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का मनोनयन होता है, जिनको हम मनोनीत सदस्य कहते हैं। लोकसभा में उनकी संख्या 2 है जो एंग्लो इंडियन परिवार से आते हैं, और
राज्यसभा के अंदर उनकी संख्या 12 है, जो शिक्षा, चिकित्सा, साहित्य, खेल जगत, सिनेमा जगत, इनके अंदर अच्छा काम करने वाले जो लोग हैं उनकी जो मनोनयन है वो राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है। जब वर्ष की पहली बैठक होती है सदन की, जनवरी के महीने में या फरवरी महीने, जब भी प्रथम बैठक है उस वर्ष की, उस लोकसभा राज्यसभा बैठक को संबोधित करने का अधिकार देश के राष्ट्रपति को प्राप्त है। वो संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है और उनको भी संबोधित कर सकता है। लोकसभा को भंग करना, जब देश के अंदर चुनाव हो जाते हैं, 5 वर्ष का समय होता है, कार्यकाल पूरा हो गया प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का, तो प्रधानमंत्री जी सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति के पास जाकर के कि लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, नई लोकसभा सदस्यों का चुनाव हो गया है, इसलिए जो पुरानी लोकसभा चल रही है उसको भंग किया जाए ताकि नए जो सदस्य हैं वो शपथ लें। तो राष्ट्रपति जी लोकसभा को भंग करते हैं। लोकसभा के सत्र बुलाना व लोकसभा को अवसान करना, इसी प्रकार से राज्यसभा के सत्र बुलाना और उनका अवसान करना। लोकसभा का शीतकालीन सत्र है, मानसून सत्र है, बजट संबंधी सत्र है, वो सत्र कब आहूत होंगे, कब बुलाए जाएंगे, ये राष्ट्रपति जी तय करते हैं। 2 महीने चल गई संसद, उसके बाद उस लोकसभा या राज्यसभा को कब अवसान करना है अनिश्चित काल के लिए, तो वो काम भी राष्ट्रपति जी का होता है। प्रतिदिन लोकसभा को भंग करना, वापस नई बैठक बुलाना, यह काम लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का है। लेकिन लोकसभा का और राज्यसभा का नया सत्र बुलाना और सत्र का अवसान करना, यह अधिकार भी उनको प्राप्त है। एक शब्द आता है प्रोटेम स्पीकर। जब नई लोकसभा बनी, गठन हुआ है, उसमें लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, तो समस्त संसद सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति जी एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। उस स्पीकर का काम यह होता है कि जो नए सदस्य चुन के आए हैं 543, उनको शपथ दिलाना, नए अध्यक्ष का चुनाव करवाना और उसको शपथ ग्रहण करवाना। उसके पश्चात इनका काम पूरा हो जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। ये जो अधिकार हैं, ये विधेयिका संबंधी अधिकार राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। अब आ जाती है न्यायपालिका संबंधी अधिकार। नियुक्ति का अधिकार मैंने कार्यपालिका में आपको बता दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। देश के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है। अब इसके अलावा इनको क्या अधिकार प्राप्त हैं कि वो किसी भी व्यक्ति को जिसको आजीवन कारावास मिला है, ध्यान से सुनिए आप, या मृत्युदंड मिल गया किसी को, तो राष्ट्रपति जी उस सजा को माफ कर सकते हैं।
यदि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी किसी व्यक्ति को अंतिम रूप से मृत्युदंड दे दिया है या आजीवन कारावास दे दिया है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उसके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दे या 5 वर्ष की सजा में बदल दे या बिल्कुल माफ कर दे। इसी प्रकार से जिसको आजीवन कारावास मिला है उसकी भी सजा वो कम कर सकते हैं। किसी भी सैनिक न्यायालय में जो सेना संबंधी मामले देखते हैं जो कोर्ट, उसने किसी सैनिक को या अधिकारी को कोर्ट मार्शल कर दिया है, सेना की एक सजा है कोर्ट मार्शल, तो राष्ट्रपति जी उसको भी माफ कर सकते हैं। यह अधिकार उनको प्राप्त है। इसके अलावा उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। विशेष अधिकार के अंदर जो उनका पहला अधिकार है वो है अध्यादेश संबंधी। आप लोग ध्यान से इसको देखिए। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अगर देश में ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोकसभा भी नहीं चल रही है, राज्यसभा भी नहीं चल रही है, उनके सत्रों का अवसान हो चुका है, सत्र बंद है, और देश को तुरंत किसी नए कानून की आवश्यकता है, देश को कोई नया कानून चाहिए, इमरजेंसी है, तुरंत चाहिए, एक्सीडेंटल, तो उस समय में राष्ट्रपति जी को यह अधिकार है कि वो कानून अपने हस्ताक्षर से जारी कर सकते हैं। इसको हम लोग अध्यादेश कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 123 123 के अनुसार उनको यह अधिकार है, लेकिन वो कानून लोकसभा और राज्यसभा जब शुरू होती है, उनका सत्र शुरू हो गया, उनके 6 सप्ताह तक ही वैलिड रहेगा। जैसे आज कानून बना दिया राष्ट्रपति जी ने, 2 महीने तक लोकसभा शुरू नहीं हुई, राज्यसभा शुरू नहीं हुई। जब लोकसभा और राज्यसभा शुरू हो गई 2 महीने बाद, तो उनके शुरू होने के 6 सप्ताह तक, यानी 1.5 महीने के भीतर भीतर लोकसभा और राज्यसभा से उस कानून को पास करवाना पड़ता है, तो देश का कानून बन जाएगा। अगर वहां वो कानून फेल हो जाता है, पास नहीं हो पाता है, तो अध्यादेश हट जाएगा अपने आप। देश की संचित निधि से धन खर्च करना कोई वित्त विधेयक है या किसी 2 राज्य या किसी राज्य से संबंधित कोई मामला है और वो विधेयक पेश होना है लोकसभा या राज्यसभा में, इन मामलों से संबंधित कोई कानून है। भारत की संचित निधि से कोई धन खर्च करना है। निधि 2 प्रकार की है देश के पास में, जो धन है, एक आकस्मिक निधि है जिससे कर्मचारियों को वेतन मिलता है, देश के अन्य खर्चे होते हैं। एक संचित निधि होती है देश के पास आपातकाल के लिए। देश की संचित निधि से कोई धन खर्च करना है या कोई धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, बजट है, राज्य से संबंधित कोई मामला है, राजस्थान का कोई मामला आ गया, उसके ऊपर कोई कानून बनना है, गुजरात का कोई मामला आ गया, वो कानून बनाना है, तो उसके लिए संसद में वो कानून पेश करने से पूर्व, वो विधेयक पेश करने से पूर्व आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है कि हम लोग ये विधेयक लोकसभा में पेश करना चाहते हैं। राष्ट्रपति उसकी अनुमति देता है, उसके पश्चात ही वो विधेयक है वो लोकसभा में पेश हो सकता है। ये इनके विशेष अधिकार हैं राष्ट्रपति के। इसके अलावा राष्ट्रपति को वीटो करने का अधिकार है। वीटो समझते हो ना आप? निषेधाधिकार। मैं वीटो का अर्थ तुमको समझा देता हूं। जैसे कोई क्लब बना हुआ है, कोई कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के अंदर 100 व्यक्ति है, वो सारे सामान्य सदस्य हैं, उसमें से 5 ऐसे सदस्य हैं जिनको वीटो मिला है। ऐसे सदस्य कम होते हैं जिनको निषेधाधिकार मिलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भी ऐसे 5 देश हैं जिनको वीटो मिला हुआ है।
इसको कैसे हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए उस कमेटी ने निर्णय किया, 60 लोगों ने पक्ष में वोट दिया कि हाँ भाई ये काम करना है, 40 लोगों ने इसके खिलाफ वोट दे दिया कि ये काम हमको नहीं करना है। ठीक है, अब 60 लोग उसके पक्ष में हैं, तो फैसला काम के पक्ष में हो गया, वो काम करना है। लेकिन अगर उन 5 सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य वीटो कर देता है तो वो काम नहीं होगा, उनको विशेष अधिकार प्राप्त है, नहीं साहब ये काम आप नहीं कर सकते। 5 में से कोई भी सदस्य उसको वीटो कर सकता है, उस काम को रोक सकता है, निषेधाधिकार। तो राष्ट्रपति जी को कुछ वीटो प्राप्त है। पहला जो वीटो है वो है किसी भी विधेयक पर अनुमति नहीं देना। जिसको हम पूर्ण वीटो कहते हैं, फुल वीटो। राष्ट्रपति के पास कोई कानून गया हस्ताक्षर के लिए, लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन राष्ट्रपति जी ने उस पर अनुमति नहीं दी, पूर्ण वीटो हो गया। एक होता है उस विधेयक को पुनः लौटा देना। कोई चीज गई राष्ट्रपति जी के पास और राष्ट्रपति ने निषेध कर दिया, निषेध वीटो कहते हैं, नहीं भैया ये ठीक नहीं है, केंद्रीय मंत्रिमंडल को वापस भेज दिया वो, ठीक है। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मान लो वही विधेयक दूसरी बार वापस पास कर दिया और राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो फिर राष्ट्रपति के उसके ऊपर हस्ताक्षर करने जरूरी हो जाते हैं। अगर दूसरी बार भी केंद्रीय मंत्रिमंडल उसको पास कर देता है तो उसके ऊपर साइन करने की अनिवार्यता है। तीसरा एक वीटो है जिसको हम जेबी वीटो कहते हैं। जब राष्ट्रपति को लगता है कि भैया विधेयक वापस लौटा देंगे अपन, तो साइन करके आ जाएगा, तो हमको वापस साइन करने पड़ेंगे, और राष्ट्रपति को ये लगे कि ये कानून देश के हित में नहीं है, तो क्या करते हैं, जेबी वीटो। उस विधेयक को अपने जेब में रख देते हैं, अपने पास में रख देते हैं, वापस नहीं भेजते और नहीं साइन करते, और अनिश्चित काल के लिए वो विधेयक वहां पड़ा रहता है। राष्ट्रपति जी 5 साल बाद चले जाते हैं, वो खत्म हो गया। ज्ञानी जेल सिंह जी ने एक बार ऐसा किया था, जब डाकघर संशोधन विधेयक श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने लाया और राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने उसके ऊपर जेबी वीटो कर दिया। वो कानून न तो वापस लौटाया, न उसके ऊपर अपनी स्वीकृति दी। तो ये वीटो संबंधी अधिकार है राष्ट्रपति जी के। अंत में आते हैं राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है और बहुत सारे प्रश्न इन अधिकारों को लेकर के परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रकार के कंपटीशन टेस्ट में बहुत सारे प्रश्न इस आपातकालीन अधिकारों के बारे में पूछे गए हैं। ये 3 कानून हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 के अंदर यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई दूसरा देश भारत पर आक्रमण कर दे, युद्ध की स्थिति हो जाए, देश में अशांति हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हैं पूरे देश में या देश के किसी विशेष भाग में, जैसी उनका विवेक। उस समय समस्त नागरिक अधिकार आपके समाप्त हो जाते हैं। समानता का अधिकार, समता का अधिकार, जो भी अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, केवल जीवन जीने के अधिकार के अलावा बाकी सारे अधिकार है वो समाप्त हो जाते हैं, आपकी स्वतंत्रता का समाप्त हो जाती है, और सरकार अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य कर सकती है। भारत में इसका प्रयोग 1975 के अंदर किया गया था, जिसको हम लोकप्रिय रूप में इमरजेंसी कहते हैं। लोकप्रिय भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी। देश के अंदर इमरजेंसी लग गई साहब, अनुच्छेद 352 का प्रयोग हो गया। एक बार इसका प्रयोग श्रीमती इंदिरा गांधी जिस समय देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय इसका प्रयोग किया गया था, और यह कानून लगभग 2.5 साल तक बना रहा था। लेकिन अब इसके अंदर संशोधन कर दिया गया है कि जब भी ये अनुच्छेद 352 का प्रयोग हो गया, तो इसको लोकसभा
और राज्यसभा की 60 दिवस के भीतर भीतर अनुमोदन करवाना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था। संसद द्वारा यह कर दिया गया है कि भैया लगा दिया आपने इमरजेंसी, 60 दिन तक रहेगी वो। 60 दिन के भीतर भीतर लोकसभा या राज्यसभा से उसको पास करवाना पड़ता है संसद सदस्यों के यहाँ पे कि सही है ये, तो वो बनी रहेगी, नहीं तो वो समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 356 जिनको हम लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, अभी जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है, राजस्थान में भी कई बार प्रयोग हो चुका है इसका, 3 बार, और देश में 100 से अधिक बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ है। जब केंद्र सरकार को या राष्ट्रपति को यह लगे कि किसी राज्य विशेष के अंदर वहां की सरकार सही काम नहीं कर रही है, संविधान के अनुरूप काम नहीं हो रहा है और वहां नागरिकों की स्थिति ठीक नहीं है, तो वहां की सरकार को राष्ट्रपति जी बर्खास्त कर सकते हैं अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए। और जब तक नए चुनाव नहीं होंगे तब तक ये राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। अब इसकी अधिकतम अवधि है वो 6 माह निर्धारित कर दी गई है, 6 माह से ज्यादा ये नहीं हो सकता है, और इसको भी 60 दिन के भीतर भीतर आपको संसद से अनुमोदन करवाना पड़ता है। तीसरा जो आपातकालीन अधिकार है वो अनुच्छेद 356 जो आज तक कभी भारत में प्रयोग नहीं हुआ है, इसको हम कहते हैं वित्तकालीन आपात स्थिति। मान लीजिए देश के अंदर इकोनॉमिक इमरजेंसी आ गई, पैसा नहीं है सरकार के पास, तो सरकार अनुच्छेद 360 का प्रयोग कर सकती है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा, जिसके अंदर कर्मचारियों के वेतन कम कर दिए जा सकते हैं। आपके जो जमाएं बैंक में हैं उनके ऊपर सरकार स्टे लगा सकती है, आप उनको निकाल नहीं सकते जब तक ये इमरजेंसी हटेगी नहीं, क्योंकि जो देश का पूरा पैसा है उसके ऊपर अंतिम अधिकार तो देश की सरकार का है। और सरकार को लगे कि देश के अंदर ऐसी स्थिति है कि हम लोग पैसा खर्च नहीं कर सकते, या कुछ विशेष स्थितियां पैदा हो गई है, या अनुच्छेद 352-56 के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, तो उसके अंदर भी अनुच्छेद 360 का प्रयोग हो सकता है। ये राष्ट्रपति के विशेष अधिकार हैं, लेकिन संसदों द्वारा इनको बहुत सीमित कर दिया गया है। अब इनके अंदर जनता की अनुमति आवश्यक है। जनता का मतलब लोकसभा और राज्यसभा की 2 महीनों के भीतर भीतर उसकी परमिशन लेनी जरूरी होती है। ये राष्ट्रपति की मुख्य मुख्य शक्तियां और कार्य हैं जो आपको मैंने बताए। ये काटना पड़ेगा वापस।